हाँ पता है, 3 महीने पहले सीपीसी की पार्ट 1 ऑफ द वीडियो अपलोड की थी एंड आई हेट द फैक्ट दैट इट टुक मी सो लॉन्ग टू रिकॉर्ड पार्ट 2। बट सच बताऊं, इट इज डिफिकल्ट, इट इज रियली डिफिकल्ट सीपीसी को इंटरेस्टिंग बनाना। मैं ना ऑलमोस्ट हेट करने लगी थी सीपीसी के आइडिया को, बट देन आई रिमेम्बर कि मैंने पार्ट 1 में क्या कहा है। हेट तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया और आज के इस वीडियो में हम सीपीसी को एक फेयर चांस देने वाले। हे एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आज की इस वीडियो में हम पूरी मेहनत और शिद्दत से पूरे सीपीसी को कवर करने वाले हैं। देखो, पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में हमने ऑर्डर 1 से लेकर 21 तक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में कवर किया था, जो आप सबको बहुत पसंद आया था। तो इसी स्टोरी टेलिंग को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम ऑर्डर 21 से लेकर 51 तक पूरा कवर करने वाले। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई विल स्ट्रांगली एडवाइस कि पहले आप ये 2 वीडियोस देख लें, आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इन दोनों की हीलिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। चलिए सीपीसी का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल लॉ के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, सब्सटैंटिव लॉ आपको डेफिनेशंस बताता है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बताता है, क्या एक्ट करने से क्या क्राइम हो जाएगा, उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी, ये सारी ही चीजें आपको सब्सटैंटिव लॉ बताता है। और इसलिए कहते हैं कि सब्सटैंटिव लॉ डिफाइंस द राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टी। फॉर एग्जांपल, ये जो कुछ लॉज है ये सब्सटैंटिव लॉ है। वहीं प्रोसीजरल लॉ आपको ये बताता है कि अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम कर लिया तो उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कैसे फाइल किया जाएगा, आपके राइट को कैसे एनफोर्स किया जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल, सिविल प्रोसीजर कोड एक प्रोसीजरल लॉ है। सिंपल भाषा में ये कहें तो किस बात पे लड़ना है ये सब्सटैंटिव लॉ बताता है और कैसे लड़ना है ये प्रोसीजरल लॉ बताता है। इसके बाद हमने एक्स और वाई की मदद से इनके बीच में एक सिंपल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का एग्जांपल लेते हुए ऑर्डर 1 से लेकर 21 तक का ये पूरा फ्लो समझा, जिससे हमें ये समझ में आया कि सीपीसी के जो ऑर्डर्स है ये डिफरेंट प्रोविजंस नहीं बल्कि एक ही केस की जर्नी के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। और लास्ट में हमने जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर को भी समझा। एकदम सिंपली समझे तो एक जजमेंट में जज की रीजनिंग होती है, उनकी फाइंडिंग्स होती है। एक डिक्री किसी भी सूट का फाइनल रिजल्ट होता है जो ये बताता है कि किस पार्टी को क्या रिलीफ मिला। और पूरे केस को टाइम टू टाइम आगे बढ़ाते रहने के लिए कोई भी कोर्ट मल्टीपल फॉर्मल डिसीजंस देता है, जिसे हम ऑर्डर कहते हैं, जो कि डिक्री नहीं होता। अब मान लीजिए जजमेंट आने से पहले ही वाई की डेथ हो जाती है या फिर उसकी शादी हो जाती है, तो क्या केस खत्म हो जाएगा? नहीं, केस चलता रहेगा और जरूरत पड़ने पर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी जगह केस लड़ेंगे। तो यहाँ आ गया ऑर्डर 22। लेकिन अगर वाई इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा? कोर्ट के चक्कर काटने से अच्छा है कॉम्प्रोमाइज ही कर लेता हूँ। तो अब वो एक्स को सेटलमेंट का प्रपोजल देता है। अगर दोनों मान जाए तो केस कॉम्प्रोमाइज या विड्रॉल के थ्रू खत्म हो जाएगा। यह है ऑर्डर 23। अब इस कॉम्प्रोमाइज की बात को आगे बढ़ाते हुए जितनी भी मेरी लाइबिलिटी बन रही है उतना अमाउंट में कोर्ट में डिपॉजिट कर देता हूँ। अगर पार्टी एक्स इस अमाउंट को एक्सेप्ट कर लेती है तो मेरा ट्रायल यहाँ पे सेटल हो जाएगा, नहीं तो चलता रहेगा। तो यहाँ आ गया ऑर्डर 24। तो प्लेंटिफ एक्स ने आपका अमाउंट रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए ट्रायल आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप केस हार जाते हैं तो आपका लिटिगेशन कॉस्ट की गारंटी कौन लेगा? इसलिए पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करो। तो यहाँ आ गया ऑर्डर 25। एक सेकेंड, क्या अब आप थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि इस सब्जेक्ट को अच्छे से, इंटरेस्ट से समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है? इन दैट केस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर फुल फ्लेजेड कोर्स ऑन सीपीसी, जिसमें हमने सारी ही चीजों को इतने ही अच्छे से डिस्कस किया है। जैसे सबसे पहले शुरुआत की है इस लॉ की हिस्ट्री समझने से, फिर हम बताते हैं कि बेयर एक्ट को पढ़ने का सबसे सही तरीका, सबसे ऑप्टिमम तरीका क्या होना चाहिए। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को ढेरों इंटरैक्टिव वीडियोस के थ्रू और टेक्स्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया। हर एक चैप्टर को क्विकली रिवाइज करने के लिए आपको फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स, निमोनिक्स और असेसमेंट में मिल जाएंगे, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट चीज को, सारे स्ट्रक्चर, सारे प्रोसीजर्स को आप अच्छे से विजुअलाइज कर सके और समझ सके। इस कोर्स को जरूर चेकआउट करेगा। इसकी लिंक आपको यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो अब ट्रायल तो चालू हो गया है, बट आगे बढ़ने से पहले कोर्ट को डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की एक्चुअल कंडीशन और बाउंड्रीज को वेरीफाई करना होगा। और इस काम के लिए, इस प्रॉपर्टी की जांच के लिए एक कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा, जो कि साइट इंस्पेक्ट करके इस रिपोर्ट को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ आ गया ऑर्डर 26।
कमिश्नर की रिपोर्ट को देख के ये पता चला कि इस प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट का भी क्लेम है। तो जब गवर्नमेंट शूट का पार्टी बन जाए तब स्पेशल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ आ गया ऑर्डर 27। इस प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट का क्लेम आया ही था कि वाई के कजिन ने भी इस प्रॉपर्टी पर क्लेम कर लिया है, और क्योंकि वो नेवी में था तो आर्म फोर्सेस पर्सोनल पे स्पेशल प्रोसीजरल रूल्स अप्लाई होंगे, और इसलिए यहाँ पे आ गया ऑर्डर 28। अभी कोर्ट ये क्लेम सुन ही रही थी कि कंपनी भी आ गई। तो अगर कंपनी पार्टी हो तो उसकी तरफ से ऑथराइज्ड पर्सन ही उसे रिप्रेजेंट करता है। कंपनी के बाद अब फर्म्स, ट्रस्टी और वाई की फैमिली से कोई माइनर भी आ जाते हैं। तो यहाँ आ गया ऑर्डर्स 29, 30, 31 और 32। लगता है ये सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बल्कि फैमिली डिस्प्यूट भी है, क्योंकि इसमें कजिन, माइनर सारे पार्टीज ऐड हो चुके हैं। तो ट्रायल से पहले ये कोर्ट रिकंसिलिएशन का ट्राई करेगी। तो यहाँ आ गया ऑर्डर 32A। योर ऑनर, मैं कोर्ट फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप ये प्रूव कर दे कि आपके पास सफिशिएंट मींस नहीं है तो आप इंडिजेंट पर्सन के तौर पे आगे ट्रायल कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया ऑर्डर 33। योर ऑनर, आपको पता है ये प्रॉपर्टी मुझे पार्टी एक्स ने ही दी थी मॉर्गेज पे, तो ये प्रॉपर्टी मेरी ही हुई। ठीक है, तो फिर इस केस में मॉर्गेज के रूल्स अप्लाई होंगे और उसी के हिसाब से राइट्स एंड लायबिलिटीज डिटरमाइन की जाएगी। तो यहाँ आ गया ऑर्डर 34। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इतने सारे स्टेक होल्डर्स में से ये प्रॉपर्टी का असली क्लेमेंट आखिर है कौन। तो यहाँ पे आ गया ऑर्डर 35। इतने सारे क्लेम्स और लीगल क्वेश्चंस को देखकर मुझे तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो इन लीगल क्वेश्चंस पर हाईकोर्ट की गाइडेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया ऑर्डर 36। तो कोर्ट को ये भी पता चला है कि पैरेलली आपने वाई से लोन लिया है, और क्योंकि ये छोटा डिस्प्यूट है लोन रिकवरी का, इसलिए इसे समरी सूट के तौर पे ट्राई किया जाएगा। तो यहाँ आ गया ऑर्डर 37। तो कोर्ट को पता चला है कि आपने लोन लिया था, आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे दी गई थी, इसीलिए ताकि आप भाग ना सको ये कोर्ट ऑर्डर करती है कि आपको अरेस्ट किया जाए और साथ ही में आपकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जाए। तो यहाँ पे आ गया ऑर्डर 38। और इस कोर्ट का ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि जब तक ये केस पेंडिंग है इस प्रॉपर्टी पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा, और जब तक ये केस डिसाइड नहीं होता एक रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा जो कि एक न्यूट्रल पर्सन होगा जो प्रॉपर्टी की देखरेख करेगा। तो यहाँ आ गया ऑर्डर्स 39 और 40। तो ट्रायल कंटिन्यू होता है एंड जजमेंट भी पास हो जाता है। तो जैसे कि इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि जजमेंट वाई के अगेंस्ट में पास किया गया है, तो इसके अगेंस्ट में अपील भी फाइल की जा सकती है। योर ऑनर, आपके जजमेंट के अगेंस्ट मैं फर्स्ट अपील फाइल करना चाहता हूँ हाई कोर्ट में, क्योंकि हाई वैल्यूएशन सूट है। ठीक है, लेकिन तब तक ये कोर्ट एक इंटरिम ऑर्डर पास करती है कि इस प्रॉपर्टी का पोजेशन तब तक एक्स यानी प्लेंटिफ के पास ही रहेगा। तो यहाँ पे आ गया ऑर्डर 41। योर ऑनर, आपके इस स्पेसिफिक इंट्रीम ऑर्डर को भी मैं चैलेंज करूंगा बिकॉज आई एम नॉट ओके विद इट। और यही आ गए हमारे ऑर्डर 42 एंड 43। तो जैसे वाई ने अपील करने की बात की, वैसे ही अगर जजमेंट एक्स मतलब प्लेंटिफ के अगेंस्ट भी आया होता तो वो भी अपील फाइल कर सकता था, और क्योंकि उसने खुद को इंडिजेंट पर्सन घोषित किया था इस वजह से वो अपील के टाइम पे भी बिना पे किए आराम से अपील कर सकता है एज एन इंडिजेंट पर्सन। तो यहाँ आ गया ऑर्डर 44। वापस आते हैं वाई पे। तो हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को फेवर किया, सो अब वाई ने फिर इसे चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। यहाँ आ गया ऑर्डर 45। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपील ही नहीं लेता बल्कि लोअर कोर्ट के भी डाउट सॉल्व करता है, और यही आता है हमारा ऑर्डर 46। अब जिन भी कोर्ट्स में ये अपील हो रहे हैं इन कोर्ट्स के पास अपने ही डिसीजन को रिव्यू करने की पावर होती है। जी हाँ, सेम कोर्ट्स अपने ही जजमेंट को लिमिटेड ग्राउंड्स पर रिव्यू कर सकते हैं, और ये हुआ ऑर्डर 47 रिव्यू। फिर है ऑर्डर 48 मिसलेनियस प्रोविजंस, जो ये कहता है कि नोटिस और ऑर्डर्स की सर्विस समन्स के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होगी, और इसका जो भी खर्चा होगा वो कंसर्न पार्टी पे करेगी। और लास्ट में ऑर्डर 49 से 51 हम एक फनी लाइन की मदद से याद करेंगे। 49 में चार्टर हुआ, 50 में प्रोविंस गया और 51 में प्रेसिडेंट बन गया। तो इस एक लाइन से आप 49, 50 और 51 ऑर्डर याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो ऑन सीपीसी। आज की इस वीडियो को बनाने में मेरी और मेरी पूरी टीम की बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो अगर आपको आज की इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, इट विल मेक अस वेरी हैप्पी। या अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो, वो भी आप बता सकते हैं एंड वी विल राइट बैक टू यू। मेरे सीपीसी के फुल फ्लेजेड कोर्स को जरूर चेकआउट करिएगा, यू विल लव इट। इसकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। That's it for now. See you in the next class. Bye bye.